हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 17 मार्च 2022 के। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 17 मार्च 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यह है पहला क्वेश्चन, हु वन द बाफ्टा अवार्ड अंडर द लीडिंग एक्टर कैटेगरी। अगर सिंपल शब्दों में इसको कहा जाए तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो किसको मिला है बाफ्टा अवार्ड के अंतर्गत। तो बाफ्टा का मतलब यहाँ पे क्या है, वो है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। और ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को। याद रखना है, अमेरिकन एक्टर हैं विल स्मिथ, और इनको मिला है ये मूवी में, और कौन सी मूवी के लिए मिला है, ये है किंग रिचर्ड मूवी। ये पूछ सकता है एग्जामिनर आपको कि कौन सी मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और ये मूवी किसकी तरफ से डायरेक्ट की गई है, डायरेक्टर कौन है इस मूवी के, वो हैं रिनाल्डो मार्कस। याद रख सकते हो आप नाम, अगर याद रह जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपने मूवी का नाम जो है वो जरूर याद रखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे विल स्मिथ, और मूवी का नाम है किंग रिचर्ड, और किसने डायरेक्ट की है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये कौन सा एडिशन है बाफ्टा अवार्ड का। ये दोस्तों 75th एडिशन है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का। और इस पूरी सेरेमनी को होस्ट किए है एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस हैं, जिनका नाम है रेबल विल्सन। नाम जरूर याद रखें, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जामिनर आजकल कोई अलग से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो बहुत ही कम बच्चों को पता हो, जिसने न्यूज को डीप में पढ़ा है उसी को पता हो। लेकिन इस बाफ्टा अवार्ड्स के अंदर बहुत सी कैटेगरीज हैं जो कि एग्जामिनर आपको नहीं पूछेगा। तो कोशिश की है कि बेस्ट टू बेस्ट कैटेगरीज जो है वो मैं आपको समझा सकूं और आपको याद हो सके। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला द पावर ऑफ द डॉग, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जेन कैंपियन। मैं आपको क्यों ये दो बता रहा हूं पहले, क्योंकि ये दोनों अवार्ड जो हैं वो सेम ही मूवी के लिए हैं। मतलब बेस्ट फिल्म का अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग, और इसको डायरेक्ट किया है जेन कैंपियन ने, और इनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। तो इसका मतलब इस मूवी को 2 बाफ्टा अवार्ड जो हैं वो मिल चुके हैं। बेस्ट एक्टर मैं आपको बता चुका हूं, विल स्मिथ को मिला है, और बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस का खिताब मिला है जोआना स्कैनलन को, और वो मूवी है आफ्टर लव।
और ये बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं और ये मूवी को डायरेक्ट किया है अलीम खान ने। फिर से अगर याद रह गया डायरेक्टर तो ठीक है, अदरवाइज मूवी का नाम आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर लव मूवी के लिए जोआना स्कैनलन जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करती है उनको लीडिंग एक्ट्रेस का खिताब जो है वो मिला है। एनिमेटेड फिल्म का जो खिताब मिला है वो मिला है एनकेंटो को, और बेस्ट या आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड मिला है बेलफास्ट को। आप यहाँ पे बेलफास्ट का पोस्टर जो है वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज वो मिला है ड्राइव माई कार को। तो ये आपने पढ़ना है, लेकिन इसमें चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड से, कि बेस्ट फिल्म का खिताब आपने याद रखना है, बेस्ट डायरेक्टर, लीडिंग एक्टर और लीडिंग एक्ट्रेस। ये सारी की सारी चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पता है तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको बन जाए तो आप जरूर बता दोगे। लेकिन आपने बाफ्टा अवार्ड के बारे में भी याद रखना है कि बाफ्टा जो है वो एक वर्ल्ड की लीडिंग और ब्रिटेन की ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट आर्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है किसको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन सी कंपनी का? ऑयल इंडिया लिमिटेड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे रंजीत रथ। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? सी होगा। और ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की गई है? पीईएसबी की तरफ से, मतलब पब्लिक एंटरप्राइज और सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये अपॉइंटमेंट की गई है। और आजकल ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, एमईसीएल के, लेकिन वहां से रिटायर हो जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर लगा दिए गए हैं। इससे पहले ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है? वो हैं सुशील चंद्र मिश्रा, सुशील चंद्र मिश्रा। लेकिन इसी के साथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में जान लें, लेकिन उससे पहले आप रंजीत रथ को जरूर देखें ताकि आपको न्यूज़ जो है वो लंबे समय तक जो है वो याद रहे। ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर कंपनी ऑयल इंडिया, और ये है रंजीत रथ। और ऑयल इंडिया लिमिटेड की मैं बात कर रहा था, ये नेशनल ऑयल कंपनी है, एक बहुत ही फेमस है और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है और सेकंड लार्जेस्ट नेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है ये इंडिया की। और इसके करंटली जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मैं आपको बता चुका हूँ सुशील चंद्र मिश्रा हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? नोएडा के अंदर। लेकिन बाकी जो अपॉइंटमेंट्स आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अतुल दिनकर राणे का आप नाम देख रहे हो, इनको रिसेंटली सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया ब्राह्मोस का। इतना ही याद रख लें, क्वेश्चन याद रहेगा। अदरवाइज ब्राह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का नया सीईओ और एमडी कौन है? अतुल दिनकर राणे जी। राधिका झा, इनको लगाया गया है सीईओ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सरकार की ईईएसएल जिसको कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। प्रदीप शाह, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है खास करके बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बैड बैंक बनाया था जिसको कहते हैं नेशनल एसेट एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। उसके नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं या फर्स्ट चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? प्रदीप शाह बनाए गए हैं। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो कहाँ पे बनाया गया है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी, और ये बनाया गया है बेंगलुरु में। दोस्तों आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्ट पार्क, इसको याद रखोगे, आर्ट का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, और ये बेंगलुरु में बनाया गया है। और इसकी खासियत क्या है कि इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में ही बनाया गया है, मतलब उन्हीं के कैंपस एरिया में इसको बनाया गया है। और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंड्री जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है बेंगलुरु के अंदर, दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। लेकिन ये कहाँ पे स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका मेन मकसद यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स रेवोल्यूशन हो सके, उसके रिलेटेड हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकें। तो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेंशन करना, नए स्टैंडर्ड सेट करना, नए प्रोडक्ट्स को बनाना इन टेक्नोलॉजी के थ्रू, नई सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना, ताकि इंडिया को एक हम अच्छे लेवल पे जो है वो लेके जा सकें। और ये एक प्राइवेट कंपनी है, आप कह सकते हो आईआईसी बेंगलुरु जो है वो एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो है वो इसको डेवलप किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें टोटल खर्चा अगर आप देखोगे 230 करोड़ रुपया जो है वो किया जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन की तरफ से इसको डेवलप किया गया है। और इसमें से 170 करोड़ रुपए जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से दिए जाएंगे, और 60 करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से दिए जाएंगे।
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर हम पूरे दौर की बात करें तो ये माना जा रहा है कि 15.7 ट्रिलियन डॉलर 2030 तक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्रिएट कर सकता है। इतनी क्षमता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इस तरह का पार्क जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स रेवोल्यूशन के लिए बनाया गया है, तो एक स्टेप है इंडिया का फ्यूचर टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाने के लिए, चाहे वो 5G हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रोबोटिक्स हो, ताकि नई जॉब्स क्रिएट हो सकें और इकोनॉमी को हम आगे बढ़ा सकें। और इसमें एक क्वेश्चन आप और याद रख सकते हो कि इस आर्ट पार्क या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क के जो सीईओ हैं वो किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है उमाकांत सोनी को। नाम याद रख सकते हैं, उमाकांत सोनी इसके सीईओ होंगे। इसके साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में। लेकिन यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, अभी के अभी शेयर कर दो अपने एक दोस्त को, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये है क्वेश्चन पहला वेरी इंपॉर्टेंट में, कौन सी कंट्री जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है मेजर आर्म्स का 2017 से लेके 21 तक? मतलब उन्होंने बाहर से जो है वो बड़े हथियार जो हैं वो मंगवाए हैं, इंपोर्ट किए हैं 2017 से 21 के बीच में। और ये एक रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से दी हुई, जो कि स्वीडन बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। और आपको जान के शायद हैरानी होगी कि इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है, बाहर से इंडिया ने हथियार मंगवाए हैं। जबकि आपको पता है कि हम मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं, खास करके डिफेंस सेक्टर में। हमने अपने इंपोर्ट्स को 21% डिक्रीज किया है डिफेंस सेक्टर के अंदर, लेकिन फिर भी इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है वो माना गया है। 2012 से लेके 16 तक भी इंडिया जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर था। अब 2017 से लेके 21 तक भी इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो आप देख सकते हो पहले नंबर पे इंडिया है और दूसरा स्थान किसका है? सऊदी अरेबिया का। और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से तैयार की गई है, और इस रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021। तो ये बहुत बड़ा जो है वो अनुमान इस इंस्टीट्यूट की तरफ से लगाया गया है, और उन्होंने बताया कि 2017 से लेके 21 तक जो है वो 11%, 11% जो है वो ट्रेड पूरे वर्ल्ड का, मतलब इंपोर्ट जो है वो ग्लोबल आर्म्स का, वो सिर्फ इंडिया ने किया है। जबकि 2012 से लेके 16 के बीच में इंडिया ने 14% किया था। 3% का डिक्रीज जरूर दिख रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो मतलब इसमें सबसे बड़ा अगर आप देखोगे जो रोल है वो इंडिया को हथियार सप्लाई करने में वो किसका जाता है? वो रशिया का जाता है। रशिया ने 46% हथियार जो हैं वो इंडिया को दिए हैं, इंपोर्ट किए हैं। फ्रांस दूसरे नंबर पे आता है, 27% है, क्योंकि राफेल वगैरह आ जाते हैं इसमें। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो 12% है। मतलब सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है वो इंडिया है, लेकिन इंडिया को सबसे ज्यादा सप्लाई हथियारों की किसने की है? रशिया ने की है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में 5 लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्ट कौन करता है? कौन सी कंट्री? इंडिया पहले पे है, सऊदी अरेबिया दूसरे पे है, इजिप्ट तीसरे पे है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, और पांचवें में कौन सा है? चाइना है। और इन पांचों कंट्रीज को अगर मिला लिया जाए तो पूरे वर्ल्ड का 38% इंपोर्ट सिर्फ ये 5 कंट्रीज करती हैं। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें, हथियारों को बाहर भेजने की बात करें, तो यूएस से टॉप पे आता है पूरे वर्ल्ड में, और दूसरा स्थान रशिया का है, तीसरा फ्रांस का, चौथा चाइना, और पांचवा किसका है? जर्मनी का। और अगर इन पांचों कंट्रीज को देखें तो पूरे वर्ल्ड का 77% एक्सपोर्ट करती हैं हथियारों का। तो इसमें 3 चीजें आपने याद रखनी है खास तौर से। इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है, जो हथियार सबसे ज्यादा मंगवाता है पूरे वर्ल्ड में बाहर से, और बाहर से इंडिया को बेचने वाला सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? रशिया। 2 चीजें तो ये याद रखोगे। दूसरा स्थान जो सबसे बड़ी कंट्री जो हथियार मंगवा रही है इंडिया के बाद, वो सऊदी अरेबिया है। और सबसे ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट कौन करता है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज को? तो यूएसए करता है। ये 4-5 चीजें आपने थोड़ी सी याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। उस मोटर वेसल का नाम बताना है जो कि लॉन्गेस्ट वेसल मानी जा रही है, मतलब एज ए लेंथ वाइज वो सबसे बड़ी मानी जा रही है, जो कि रिवर ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो है वो अभी उसके ऊपर जो है वो सेल करके जो है वो पहुंची है अपनी जगह पे। तो इस लॉन्गेस्ट वेसल का जो नाम है ये है मोटर वेसल राम प्रसाद बिस्मिल। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज की तरफ से एक लैंडमार्क अचीवमेंट है कि जिसमें ये मोटर वेसल राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि लॉन्गेस्ट वेसल मानी जा रही है, ये रिवर ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो है वो चली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मोटर वेसल राम प्रसाद बिस्मिल को, जो कि लॉन्गेस्ट वेसल है। और इसका एक पायलट रन जो है वो किया गया, मतलब एक डेमो किया गया, जिसमें 90 मीटर लॉन्ग, मतलब 90 मीटर ये लंबी है, और एक कार्गो मूवमेंट किया गया, मतलब इसमें कोई सामान जो है वो भेजा गया, जो कि हल्दिया पोर्ट से ये चला, जो कि कहाँ पे है? कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। और कहाँ पे पहुंचा? पांडु पोर्ट में पहुंचा, जो कि कहाँ पे है? गुवाहाटी असम के अंदर है। और ये बहुत ही अच्छे से जो है पूरा का पूरा सामान इसके ऊपर लोड करके जो है वो भेजा गया।
और ये टाई अप जो है वो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का और साथ में बांग्लादेश इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का एक टाई अप है, ताकि हम कार्गो मूवमेंट जो है वो कर सकें। इसमें बांग्लादेश का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जब आप वेस्ट बंगाल से असम की तरफ कोई वेसल भेज रहे हो, पानी के रास्ते कुछ भेज रहे हो, तो इसका मतलब बांग्लादेश से साथ में परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो बांग्लादेश का क्षेत्र भी आता है उस पानी के लिए। तो इसलिए ये एक रूट कहलाता है जिसको कहते हैं इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। तो इस रूट को ये नाम दिया जाता है, तो उस परमिशन के थ्रू इसको पहुंचाया जाता है। और ये पायलट रन जो है ये मतलब पूरा का पूरा ऑपरेशन, इसमें आप पैसेंजर्स की मूवमेंट भी कर सकते हो, इसमें आप गुड्स को भी भेज सकते हो। तो कलकत्ता से गुवाहाटी तक जो है वो संभव हो पाया बांग्लादेश की मदद से। और इसमें क्या होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डेवलप करने का एक जरिया भी ये बनेगा, क्योंकि पूरे बाकी वर्ल्ड के साथ नॉर्थ ईस्टर्न को कनेक्ट किया जाएगा, समुद्र के रास्ते उसको कनेक्ट किया जाएगा। और इसमें बांग्लादेश गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा डाल रही है, क्योंकि ये बांग्लादेश के लिए भी हेल्पफुल है। 20% पैसा जो है वो बांग्लादेश की तरफ से दिया जा रहा है और 80% जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इसमें पैसा जो है वो लगाया जा रहा है। और रिसेंटली आपने ये नाम भी सुना होगा, जो मोटर वेसल है लाल बहादुर शास्त्री, मोटर वेसल लाल बहादुर शास्त्री भी जो है वो 200 मेट्रिक टन जो है वो फूड ग्रेन्स लेके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पटना से कहां पहुंचा था, पांडु पहुंचा था, पांडु पोर्ट में पहुंचा था, असम में पहुंचा था, गुवाहाटी में पहुंचा था। क्योंकि पटना वाला जो एरिया है ये नेशनल वाटरवे 1 के ऊपर आता है, ये गंगा नदी के ऊपर आता है। और ये जो पांडु पोर्ट है ये आता है नेशनल वाटरवे 2 पे, ये आता है ब्रह्मपुत्र के ऊपर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये जो एमवी लाल बहादुर शास्त्री है, इसने नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 को क्या किया है, आपस में कनेक्ट किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि पहले असम के चीफ मिनिस्टर होते थे लेकिन आजकल यूनियन मिनिस्टर हैं इस मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के। और साथ ही साथ आपने याद रखना इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये है लखीमपुर, लखीमपुर असम के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु बिकेम हंगरीज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट? देखो स्टैटिक क्वेश्चन है, हंगरी की पहली फीमेल जो प्रेसिडेंट है वो कौन बनी है? और ये बनी है कैटलिन नोवाक। तो आंसर याद रखना है, आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, पहली फीमेल प्रेसिडेंट। और हंगरी की यंगेस्ट हेड ऑफ स्टेट भी बनी है, क्योंकि ये मात्र 44 ईयर्स ओल्ड हैं। और इनका 5 साल का टेन्योर होगा, जिसमें वो नए लॉज बना सकती हैं, पुरानों को खत्म कर सकती हैं, लेकिन 5 साल के टेन्योर के अंदर ही ये किया जा सकता है। और आप उनका चेहरा यहाँ पे देख सकते हैं, कैटलिन नोवाक, जो कि बनाई गई हैं हंगरी की पहली फीमेल प्रेसिडेंट। लेकिन आपने साथ में हंगरी के बारे में याद रखना है, इसकी कैपिटल है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट जो कि एक हंगरी की लार्जेस्ट सिटी भी है, सबसे बड़ा शहर हंगरी का बुडापेस्ट है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हंगरी के वो हैं विक्टर ऑर्बन, विक्टर ऑर्बन। और करेंसी जो है वो हंगेरियन फोरिंट है, फोरिंट। और सबसे बड़ी नदी जो है, जो मेजर रिवर है यहाँ पे हंगरी के अंदर, वो है दानुबे, रिवर दानुबे, ये याद रखोगे। लेकिन बाकी जो आप नाम देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप नजला बॉर्डन का नाम देख रहे हो यहाँ पे, नजला बॉर्डन रिसेंटली पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर लगाई गई है कौन सी कंट्री की? तुनीसिया की, याद रखोगे। ऐसी एवा मैग्डालेना है, एवा मैग्डालेना फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं कौन सी कंट्री की? स्वीडन की, नाम याद रखोगे। और इसी तरह से शियोमारा कैस्ट्रो हैं, शियोमारा कैस्ट्रो को फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनाया गया है कौन सी कंट्री का? हॉन्डुरस का। तो ये सारी की सारी याद रखने, क्योंकि सबकी सब पहली महिलाएं हैं जो अलग अलग कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का रोल जो है वो निभाएंगी। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भगवंत मान, भगवंत सिंह मान, जो कि शपथ ले चुके हैं एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, एज ए नंबर वाइज ये कौन से चीफ मिनिस्टर बने हैं अगर हम रिपीटेड चीफ मिनिस्टर्स को निकाल दें? क्योंकि वैसे ये 28th चीफ मिनिस्टर बने हैं अगर हम पंजाब की प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि उसमें कुछ चीफ मिनिस्टर जो है वो रिपीटेड हैं, तो इसीलिए 28th नंबर का भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप वैसे देखोगे तो ये 17th नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। और 16th लेजिस्लेटिव असेंबली, 16th विधानसभा जो है वो पंजाब की स्टार्ट हो चुकी है आज से। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि 16th विधानसभा स्टार्ट हुई है पंजाब की। 17वें चीफ मिनिस्टर बने हैं पंजाब के भगवंत सिंह मान। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? दूरी, दूरी जो है वो पंजाब में एक छोटा सा शहर है। और साथ ही साथ आपने एक बात और याद रखनी है कि इनको ओथ जो है वो गवर्नर के द्वारा दिलाई गई। और पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी, बनवारी लाल पुरोहित जी। लेकिन एक इस पूरी ओथ सेरेमनी में खास बात देखी गई, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा या तो गवर्नर हाउस में या फिर किसी बड़े स्टेडियम में जो है वो ये ओथ सेरेमनीज होती हैं। लेकिन इस बार ये ओथ सेरेमनी कहाँ पे हुई है? ये हुई है एक बहुत ही खास जगह। और वो खास जगह कौन सी है? खटखट कलां। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि एक बहुत ही फेमस लीडर जिनकी वजह से जो है वो आज़ादी के द्वार पे हम पहुंचे, और वो है भगत सिंह जी।
भगत सिंह जी का बहुत अहम रोल है आज़ादी को दिलवाने के लिए। तो भगत सिंह जी छोटी एज में इनको फांसी दे दी गई थी, तो उनका ये पैतृक गांव है खटखट कला पंजाब के अंदर। तो वहां पे ये ओथ सेरेमनी जो है वो हुई है। और भगवंत मान जो है वो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। तो आम आदमी पार्टी के अंदर जो है वो सबसे पहली सरकार अगर बनी है तो वो पंजाब में बनी है, किसी यूटी को छोड़ के। किसी स्टेट में अगर पहली सरकार बनी है फुल फ्लैश स्टेट में, तो वो पंजाब में बनी है। और टोटल 92 सीट्स इन्होंने जीती हैं आउट ऑफ 117 सीट्स। और ये भगवंत मान जो है वो पहले एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं और एक स्टेरिस्ट रह चुके हैं जो कि व्यंग करते हैं अलग अलग चीज़ों के ऊपर। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जो है वो रह चुके हैं 2 बार संगरूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। 2014 में जीते थे, फिर 2019 में जीते। तो अब उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया और वो सीट खाली हो चुकी है, तो वहां पे बाई इलेक्शन जो है वो होंगे। आप यहाँ पे चेहरा देख सकते हो भगवंत सिंह मान, और एज ए चीफ मिनिस्टर इन्होंने ओथ जो है वो पंजाब की ले ली है। नेक्स्ट एक बायोग्राफी लिखी है राहुल बजाज के ऊपर, बुक का नाम है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। नाम से पता लग रहा है कि राहुल बजाज के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट ऑथराइज्ड बायोग्राफी है जो राहुल बजाज के ऊपर लिखी गई है, और ये लिखी है गीता पिरामल ने। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा कवर पेज, राहुल बजाज का चित्र आप यहाँ पे देख सकते हो। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, गीता पिरामल ने इस बुक को लिखा है। और इस बुक को लॉन्च किया जाएगा 21 मार्च को, 21 मार्च 2022 को इस बुक को लॉन्च किया जाएगा। और राहुल बजाज की पूरी लाइफ के बारे में, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट उन्होंने क्या क्या काम किए वो सारा इसमें लिखा हुआ है। उनकी लाइफ जर्नी, स्ट्रगल, चैलेंजेस क्या रहे, कौन कौन से डिसीजन उन्होंने लिए, और बिजनेस पर्सनैलिटीज पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो उसमें एक नाम जो है वो राहुल बजाज का लिया जाएगा। कैसे वो बने इस पोजीशन तक पहुंचे, वो सारा कुछ इस बुक में लिखा हुआ है। और राहुल बजाज का जन्म 1938 में हुआ था। ये चेयरमैन रह चुके थे बजाज ग्रुप के, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अगर आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखोगे, रिलायंस ग्रुप, बजाज ग्रुप, गोदरेज ग्रुप, तो उनमें नाम लिया जाता है। और इनको पद्म भूषण भी दिया जा चुका है भारत सरकार की तरफ से। तो जरूर याद रखना है किसने लिखा है, क्योंकि एक तरह की बायोग्राफी है राहुल बजाज के बारे में। लेकिन बाकी जो ऑप्शंस देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप पहला देख रहे हो चंद्रचूड़ घोष, इन्होंने बुक लिखी है बोस। ये सुभाष चंद्र बोस की एक तरह की बायोग्राफी है, और इसकी कैप्शन है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। ऐसे जयंता घोषल हैं, इन्होंने ममता जी के ऊपर बुक लिखी, मतलब ममता बनर्जी जी के ऊपर, खास करके ये इलेक्शंस जो हुए 2021 के, तो उसके ऊपर ये बुक लिखी गई और नाम है ममता बियॉन्ड 2021। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, इन्होंने बुक लिखी है रतन टाटा के ऊपर, और बुक का नाम है रतन एंड टाटा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी। तो ये रतन टाटा की एक तरह की बायोग्राफी लिखते हैं। तो सारी की सारी एक तरह की बायोग्राफीज हैं, अलग अलग पर्सन ने लिखी हैं, अलग अलग पर्सन के बारे में है, तो इसलिए आपने जरूर याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसने सिल्वर मेडल जीता है मेन सिंगल टूर्नामेंट के अंदर? योनेक्स गेनवर्ड जर्मन ओपन 2022। ये बैडमिंटन से रिलेटेड है दोस्तों, सबसे पहले ये याद रखना है। और दूसरी बात, इसको जर्मन ओपन 2022 भी कह सकते हैं। उसमें सिल्वर मेडल जीता है, थाईलैंड के एक प्लेयर से ये हार गए तो सिल्वर मेडल जीत पाए, और इनका नाम है लक्ष्य सेन। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। और मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों ने नाम सुना होगा, इंडियन शटलर हैं, 20 साल के हैं, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है। थाईलैंड के एक प्लेयर से हार गए। योनेक्स गेनवर्ड जर्मन ओपन 2022 हुआ, जो कि जर्मनी के अंदर हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लक्ष्य सेन जो है वो सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। और ये जर्मन ओपन 2022 जो है वो 69th एडिशन था। और जर्मन ओपन जो है एनुअल बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से मान्यता प्राप्त करता है, और इसको वर्ल्ड टूर सुपर 300 इवेंट के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पहला खिताब लक्ष्य सेन की तरफ से 2022 में सुपर 500 टाइटल जो है वो जीता गया था इंडियन ओपन के अंदर। और साथ ही साथ आपने एक बात और याद रखनी है कि ये टूर्नामेंट जो है वो जर्मन बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन किसकी परमिशन लेके? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से परमिशन लेके। तो इस सिल्वर मेडल जीतने के बाद रैंकिंग में सुधार हुआ लक्ष्य सेन की। पहले ये 12th रैंक में आते थे, लेकिन अब कौन सी पोजीशन पे आ चुके हैं? 11th रैंकिंग में आ चुके हैं मेन सिंगल्स के चार्ट के अंदर। और अगर आप वुमेन की बात करोगे तो पीवी सिंधु, जो कि 7वीं पोजीशन के ऊपर जो है वो इस टाइम पीरियड पे तैनात हैं। तो याद रखना है, वुमेन में 7वें पोजीशन पे पीवी सिंधु बेस्ट रैंकिंग है, और 11th नंबर पे कौन है? लक्ष्य सेन है। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है इंडिया विल होस्ट 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड 2022, और ये इंडिया में कहाँ पे होगी? लेकिन इसमें एक बात समझने वाली है कि ये 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड 2022 दोस्तों कहाँ पे आयोजित होने वाली थी? मॉस्को, रशिया में आयोजित होने वाली थी। ये 26 जुलाई को स्टार्ट होने वाली थी और 8 अगस्त को ख़त्म होनी थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो रशिया के इवेंट कैंसिल हो चुके हैं। तो अब ये 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड 2022 जो है वो कहाँ पे होगी? ये होगी दोस्तों चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु में होगी। एग्जामिनर आपको स्टेट जरूर पूछ सकता है तमिलनाडु, या एग्जैक्ट प्लेस पूछ सकता है चेन्नई के अंदर।
लेकिन इस बार जो है वो ये इंडिया में होने वाली है। लेकिन आपने याद रखना है कि पहले कहाँ पे होनी थी, रशिया के अंदर। और इसमें एक और खास बात है कि ये एक बाईइनियल इवेंट है। बाईइनियल मतलब 2 साल में एक बार आता है। तो लास्ट टाइम जैसे ये अभी 2022 में हो रहा है, तो इससे पहले ये 2020 में हुआ होगा, नहीं 2020 में नहीं हुआ, कोविड था तो कैंसिल हो गया था। तो इससे पहले ये 2018 में हुआ था। जब 18 में हुआ था तो जॉर्जिया में हुआ था ये इवेंट। 2022 में अब इंडिया में होगा, मॉस्को में होना था। लेकिन इसके बाद 2024 में होगा, जो कि कहाँ पे होगा, बुडापेस्ट हंगरी में होगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। और इसको इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा। और 44 चेस ओलंपियड और फिडे कांग्रेस 2022, ये दोनों इवेंट इंडिया में होंगे 2022 के। और ये सेकंड मेजर ग्लोबल चेस इवेंट है जो कि इंडिया में हो रहा है, क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हुए थे चेस के 2013 के अंदर। तो ये सारी चीजें आपने थोड़ी थोड़ी करके जो है वो एक बार पढ़ लेनी है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको जो ओरली बता चुका हूं वो आपने जरूर याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। थीम क्या है, नेशनल वैक्सीनेशन डे 2022। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल वैक्सीनेशन डे कह लो, चाहे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कह लो, इसको हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है, 16 मार्च को। और ये अवेयरनेस क्रिएट करता है कि वैक्सीनेशन जो है वो हर बच्चे की होनी चाहिए। और ये सिर्फ पोलियो को लेके नहीं, हर तरह की वायरल डिजीज से लड़ने में काम आएगा। और इस बार का थीम क्या रहा, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। और आप यहां पे देख सकते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च 2022 को मनाया गया। और नेशनल वैक्सीनेशन डे 2022 और भी बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि जो इंडियन लोग हैं उनको प्रेरित किया जा रहा है कि आप वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन में हिस्सा लें। क्योंकि किसके खिलाफ है, कोविड-19 के प्रति आप अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, 2 डोज जो है वो लगवाएं और टीकाकरण करवाएं, ताकि कोविड-19 से बचा जा सके। इसीलिए थीम जो है वो रखा गया वैक्सीनेशन या वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। और सबसे पहली बार इस दिन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मनाया गया था 16 मार्च 1995, 1995 में। और 1995 में मनाने का इसका जो मकसद था वो यही था कि सबसे पहली ओरल वैक्सीन जो दी गई थी पोलियो के खिलाफ वो इसी दिन दी गई थी, इसलिए 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बुक लेंथ पोइम लिखी गई है, मतलब पूरी की पूरी बुक में जो है वो पोइम के रूप में जो है वो लिखा गया है। और उसका नाम क्या है बुक का, मॉनसून, ए पोइम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। ये किसके द्वारा लिखी गई है, और ये बुक लिखी गई है अबे के द्वारा। जो उनका जो है वो नाम वो यही लिखते हैं बुक के ऊपर, लेकिन अदरवाइज पूरा नाम है उनका अबे कुमार। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अबे के नाम से वो लिखते हैं, और नाम है मॉनसून, ए पोइम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। और इस बुक को रिलीज किया है साहित्य अकेडमी की तरफ से, और उनकी तरफ से इसको पब्लिश किया गया है मॉनसून। और ये लिखी किसने है, अबे के ने। तो इंडियन पोएट भी हैं और साथ में डिप्लोमेट भी हैं, मतलब डिप्लोमेट के तौर पे इनको जाना जाता है। और ये 21st एम्बेसडर रह चुके हैं मेडागास्कर के, और एम्बेसडर कोमोरोस के भी रह चुके हैं। तो इसमें 150 स्टेंजास हैं, मतलब 150 छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। हर पैराग्राफ में 4 लाइन्स हैं, लेकिन फ्री वर्स हैं। ऐसे नहीं कि मतलब आपस में वो सारी की सारी जो हैं वो 150 के 150 स्टेंजा आपस में अटैच हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 4-4 का एक पैराग्राफ है और फ्री वर्स में लिखे हुए हैं। तो इस पोइम के अंदर मॉनसून जो है वो बताया गया कि किस तरह से वो ट्रेवल करती है फ्लोरा और फौना में, मतलब बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी से होकर निकलती है, अलग अलग लैंग्वेजेस से होकर निकलती है, अलग अलग जगह पे जहाँ पे अलग अलग खाने पकाए जाते हैं, अलग अलग तरह का म्यूजिक है, मॉन्यूमेंट्स हैं, अलग अलग तरह के जो लैंडस्केप्स हैं, भूमि है, ट्रेडिशंस हैं, मिथ्स हैं, लेजेंड्स ऑफ द प्लेसेस हैं। और एक तरह का मैसेंजर एक्ट करते हैं पोएट के लिए, क्योंकि इतनी जगहों से होते हुए मॉनसून जो है वो आती है, एक तरह का मैसेज वो लेके आती है मेडागास्कर से कहाँ तक, श्रीनगर तक। क्योंकि मॉनसून जो है वो ओरिजिनेट, ये माना जाता है कि मेडागास्कर के आसपास जो है वो हाई एरियाज हैं, वहाँ से ये निकलती है। और ये फिर इंडियन ओशन के आसपास से निकलते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुंचती है और फिर श्रीनगर तक ट्रेवल करती है। और ये लाइक आप कह सकते हो जून के स्टार्टिंग में, या आप कह सकते हो मई के लास्ट में जो है वो आ जाती है इंडिया में, और ये सितंबर तक रहती है। फिर रिट्रीटिंग मानसून स्टार्ट हो जाती है, फिर वापस आती है ये मेडागास्कर की तरफ। तो मतलब ये प्रोसेस जो है वो हर साल होता है मानसून और रिट्रीटिंग मानसून का। तो किस तरह से मानसून अलग अलग जगह से होते हुए आती है, जहाँ पे फ्लोरा और फौना अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं, क्यूजीन है। तो ये एक आप कह सकते हो प्यार की भावना जो है वो मानसून के अंदर दिखती है। तो उस तरह से इस बुक को लिखा गया है। तो अभय कुमार के बारे में जरूर याद रखना है कि इंडियन पोएट और डिप्लोमेट हैं। लेकिन बाकी जो 2 ऑथर देख रहे हो यहाँ पे बहुत फेमस है, लाइक सलमान खुर्शीद बहुत फेमस कांग्रेस के लीडर हैं। इन्होंने बुक लिखी सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशन हुड इन आवर टाइम्स, अयोध्या के ऊपर ये बुक लिखी गई है। भास्कर चट्टोपाध्याय, इन्होंने बुक लिखी है सत्यजीत रे के ऊपर, और बुक का नाम है सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, ऑफ सत्यजीत रे।
डॉक्टर रेखा चौधरी ये अपनी वेलनेस के बारे में लिखती हैं, खास करके कि किस तरह से एंशियंट टाइम से हम वेलनेस आज भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इनका नाम भी यही रखा गया बुक का, इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, लेगेसी ऑफ वेलनेस। तो ये आपने याद रखनी है, खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कुमुदबेन मणिशंकर जोशी जी का देहांत हो गया है, ये कौन सी स्टेट की गवर्नर रह चुकी हैं? इवन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी शोक जो है वो व्यक्त किया है कि इनका देहांत हो गया और इनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। बहुत ही फेमस लीडर रही हैं, खास करके गुजरात के अंदर। और कुमुदबेन मणिशंकर जोशी इनका नाम है और ये आंध्र प्रदेश की गवर्नर रह चुकी हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो कुमुदबेन जोशी जो हैं वो यूनियन डिप्टी मिनिस्टर भी रह चुकी हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, और साथ ही साथ ये टाइम पीरियड था 1980 से 82 जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। और ये यूनियन डिप्टी मिनिस्टर रह चुकी हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की भी 1982 से 84, तब भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ही थी। फिर ये गवर्नर भी रह चुकी हैं आंध्र प्रदेश की 5 साल के लिए 1985 से लेकर 90 के बीच में, जब राजीव गांधी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे। और आपने एक बात और याद रखनी है कि ये राज्यसभा की भी मेंबर रह चुकी हैं गुजरात से। ये 3 बार राज्यसभा की मेंबर रह चुकी हैं 1973 से लेकर 88 के बीच में। तो मतलब बहुत ही वेटरन लीडर हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी शोक व्यक्त किया है। और आपने नाम जो है वो जरूर याद रखना है, कुमुदबेन मणिशंकर जोशी। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी स्टेट और वेलस्पन वन लॉजिस्टिक पार्क, जो कि एक कंपनी है जो कि अलग अलग वेयर हाउसेस बनाती है, तो उन्होंने एक एमओयू साइन किया एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ताकि एक वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी उस स्टेट के अंदर, ताकि सामान को रखा जा सके, स्टोर किया जा सके। वहां से जो भी सामान होगा, लाइक ई कॉमर्स कंपनीज हैं, वो उसको यूज कर सकती हैं। और ये टाई अप हुआ है हरियाणा के साथ। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो वेलस्पन वन लॉजिस्टिक पार्क और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक एमओयू साइन किया है कि वो एक लार्ज स्केल वेयर हाउसिंग फैसिलिटी हरियाणा के अंदर बनाएंगे, और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए जो है वो वेलस्पन लॉजिस्टिक पार्क जो वो खर्च करेगी। देखो इस तरह का दिखेगा ये वेलस्पन लॉजिस्टिक पार्क, ये एक अलग जगह पे इनका वेयर हाउस बना हुआ है, लेकिन इस तरह का ये बनाने वाले हैं हरियाणा के अंदर, ताकि इसमें सामान को स्टोर किया जा सके और इसको फिर एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जा सके। तो इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट की लैंड है बस वो चाहिए इनको, और गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर ये इस तरह की वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज बनाई जाएंगी ताकि मार्केट के साथ जोड़ा जा सके और चीजें आराम से लोगों तक पहुंच सकें। तो ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है वो 5 मिलियन स्क्वायर फीट लैंड के ऊपर बनेगा अगले 3-4 साल के अंदर, और इसमें 4500 से ज्यादा जॉब्स को जो है वो क्रिएट किया जाएगा, और इसमें 1500 करोड़ रुपीज जो है वो वेलस्पन ग्रुप की तरफ से खर्च किया जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रख सकते हो। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर जी, और यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय जी। दोनों चीजें आपने याद रखनी है। और यहीं पे आपको मिलेगा कालेसर नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर जी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है Modi@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। लेकिन आपने इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये सिर्फ एस जयशंकर के द्वारा नहीं लिखी गई है। इसमें बहुत से ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, बहुत से एक्सपर्ट शामिल हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है। तो बुक का नाम जरूर याद रखना है, Modi@20। ये बुक मोदी जी की पर्सनल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, उसके बारे में बताती है, और 20 साल का सफर बताती है, जिसमें गुजरात के चीफ मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर बनने तक का सफर जो है वो बताया हुआ है। ये बुक पूछा जा सकता है कि कौन सी पब्लिकेशन की तरफ से पब्लिश की गई है, तो रूपा पब्लिकेशन इसका आंसर होगा। और इसमें 5 अलग अलग तरह के चैप्टर्स हैं। जैसे पहले चैप्टर के अंदर पीपल फर्स्ट करके लिखा हुआ है, दूसरे में पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी एंड डेवलपमेंट लिखा हुआ है, तीसरा चैप्टर जो है वो जनधन के बारे में है, चौथा है जो है वो गवर्नेंस के बारे में है, पांचवा जो है वो इंडिया और वर्ल्ड को किस तरह से आपस में जोड़ा हुआ उसके बारे में है। तो इसमें बहुत से एक्सपर्ट और फेमस पर्सनैलिटीज ने अपने व्यूज इंक्लूड किए हैं, जैसे सुधा मूर्ति हैं, सदगुरु जी हैं, नंदन नीलकेनी हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपने व्यूज इसमें बताए हुए हैं, लता मंगेशकर जी ने भी अपने व्यूज यहाँ पे बताए थे। तो इस बुक को अब रिलीज किया जा रहा है, लेकिन उनके व्यूज इसमें हैं। अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके व्यूज हैं इसमें। उदय कोटक हैं, अनुपम खेर हैं, पीवी सिंधु हैं। तो बहुत से पर्सनैलिटीज को साथ में लेके इसमें लिखा हुआ है। तो सिर्फ एक बंदे ने इस बुक को नहीं लिखा, लेकिन फिर भी आप मेन पर्सनैलिटी याद रखोगे, एस जयशंकर हैं इसके अंदर। तो याद रखना है Modi@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। अगला आते हैं, क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमओयू साइन किया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ, ताकि 27 डबल लेन ब्रिज जो है वो बनाए जा सकें, और वो बॉर्डर एरियाज में बनाए जाएंगे, और 45 डेज के अंदर ये ब्रिज जो है वो तैयार करके दिए जाएंगे।
और इसमें लाइक आप कह सकते हो कि 60 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट जो है वो खर्चा किया जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है तो आप याद रखोगे बस BRO का जो MOU है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर के साथ हुआ है ताकि 27 डबल लेन ब्रिज जो है वो बनाए जा सके। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। किसने जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो पेश किया? देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, फिर भी हम इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में वैसे तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी लेकिन अभी तक लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस नहीं हो पाए हैं। तो यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली है ये, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन नहीं है तो इसका मतलब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे। तो इसका मतलब बजट कौन देगा फिर इस यूनियन टेरिटरी का? तो काफी बच्चे मनोज सिन्हा आंसर लगाएंगे कि यार उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने ही दिया होगा। नहीं, तो इनका बजट जो दिया है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने दिया है और इनका बजट जो है वो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं, क्योंकि वहां पे है ही नहीं MLA इस टाइम पीरियड पे। तो ये बजट कहां पे पेश किया गया? लोकसभा के अंदर। ये चीजें आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 1,42,000 करोड़ रुपए का जो है वो बजट पेश किया है। बहुत बड़ी बात है कि इतना बजट जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा में पास जो है वो किया जाएगा। और इसमें एक टारगेट भी रखा गया कि 7.5% जो है वो ग्रोथ होगी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में। ये टारगेट फाइनेंशियल ईयर 23 का रखा गया है। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था? 16 मार्च 2021 का क्वेश्चन था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो इस चार्ट को सबसे पहले समझना होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो ये 3 इंडेक्स के बेस पे बनाया जाता है। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एक एजुकेशन इंडेक्स, एक इनकम इंडेक्स जिसको ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स के तौर पे जाना जाता है। मतलब एक हेल्थ है, एक एजुकेशन है और एक क्या है? इनकम। ये 3 चीजों के ऊपर ये बना हुआ है। तो हेल्थ में सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है बर्थ पे, और स्कूलिंग में या एजुकेशन में एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को देखा जाता है, और इनकम में जो है वो पर कैपिटा इनकम या आप कह सकते हो परचेजिंग पर पैरिटी को देख लिया जाता है। तो इसमें अब देखना है कि कौन सा नहीं है। तो देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो देखी जाती है, लिटरेसी रेट और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देखी जाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं देखा जाता हेल्थ में। हेल्थ में जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो देख ली जाती है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं देखा जाता। लेकिन कई HDI ऐसे भी आए हैं जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कई बार जो है वो चेक किया जाता है, लेकिन अदरवाइज ये उसका कंपोनेंट नहीं है। तो आंसर क्या होगा? इसमें सी होगा। तो याद रखना है सी आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि ऐसा पहला पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहे हैं जो कि RBI की परमिशन मिली है जिसको इंटरनेट बैंकिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा पहला पब्लिक सेक्टर बैंक जिसको परमिशन मिली इंटरनेट बैंकिंग की RBI की तरफ से कौन सा है? आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे, इसी तरह से स्माइल करते रहो। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।